कोई सामान्य व्यक्ति जब सफलता के पायदान चढ़ता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत, लगन और जीवन की हर घटना को देखने की एक अलग दृष्टि का खास योगदान होता है। सुरेश भदौरिया एक ऐसे ही नायक हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं क्षमताओं की बदौलत आज देश में अपना अलग स्थान बनाया है। मयंक वेलफेयर सोसाइटी इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मालवा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक के रूप में श्री सुरेश भदौरिया मानव सेवा को अपना सबसे पहला धर्म मानते हैं। बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वरीय शक्ति को अपनी सफलता का श्रेय देने वाले श्री भदौरिया उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और वो भी पूरी विनम्रता के साथ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. वन अंधकारमय और घना है मेरे कुछ संकल्प जिन्हें पूरा करना है। सोने से पहले मीलों चलना है, सोने से पहले कोसों चलना है। ये विचार, ये उक्ति, ये कोटेशन हम सब सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर खरा उतरते हैं। इस वक्त नायक कार्यक्रम में हमारे साथ में है एक प्रदेश का जाना माना, देश का जाना माना नाम सुरेश भदौरिया जी। आपका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और सर, बहुत महत्वपूर्ण तो यह है कि हम होता ही है कि जब कोई सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो व्यक्ति उस सक्सेस को देखता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उस सक्सेस तक पहुंचने में, उस सफलता तक पहुंचने में किस तरह की यात्रा रही है। तो हम वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आज आप इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के ऑनर हैं, आप मालवांचल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, आप अमलतास के डायरेक्टर हैं, और भी कई जो है कंपनी आपके साथ में हैं। यहाँ तक पहुँचने में यात्रा कैसी रही, शुरुआत कहाँ से हुई? हम चाहेंगे कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, वहाँ से हम शुरुआत करें। देखिए, मेरी पैदाइश तो भिंड जिले में हुई है और मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे जी। और चूंकि पुलिस ऑफिसर थे तो उनका ट्रांसफर जॉब रहता था, कभी यहाँ पोस्टिंग है तो कभी वहाँ पोस्टिंग है। तो ऐसा हमारा खासतौर से ग्वालियर, सिपरी, गुना, ग्वालियर और वो भिंड, इन सब जगह स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन वगैरह शिक्षा तो मेनली ग्वालियर संभाग में रही। और उसके बाद में स्ट्रगल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर एजुकेशन टफ हो जाता है कि भाई अब क्या करना है, जॉब करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हाथ उसमें देने के बाद में अनसक्सेस रहा। आईएएस आईपीएस तो बने नहीं, इवन पीसीएस वगैरह में भी फेल हो गए। तो फिर हमारे फादर का और हमारे उसका एक जॉइंट फैमिली भी है, तो सबका मोटो यही था कि भाई ठीक है, सर्विस ही क्यों करना है, बिजनेस क्यों नहीं करना है, क्योंकि पूरे परिवार में किसी ने बिजनेस किया नहीं था। दैट्स वेरी टफ जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में फर्स्ट ईयर में घाटा हुआ, सोचा तो और होपलेस हुए कि क्या हो गया एकदम से, जो घर के पैसे ही रहा। और पहले तो बहुत डर लगता था ना कि भाई माँ बाप कभी नहीं पूछते थे कि भाई घाटा हुआ फायदा हुआ। एक बार घाटा हुआ तो मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, घाटा हो या फायदा हो उसकी तुम चिंता मत करो, अपनी हेल्थ अच्छी बना के रखो, काम करो। उससे बड़ा मेरे को बूस्टर डोज लगा। उसके बाद मैं और मेहनत से काम स्टार्ट किया, तो फिर मालूम पड़ा अगले साल ही हम प्रॉफिट में आ गए, और बल्कि डबल प्रॉफिट में आ गए। आपने दो बार शब्दों का उपयोग किया। एक बार आपने कहा कि आप फेल हो गए, दूसरी बार आपने कहा कि आप बिजनेस में असफल हो गए। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता का स्वाद उसी को पता है जो सफल नहीं हुआ हो। तो क्या वो असफलताएं जो थी उसने आपको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए? उन असफलताओं ने बहुत प्रेरित किया। उन असफलताओं ने पहली तो ये प्रेरित किया कि भाई हमने सबसे अच्छे से नहीं की होगी, मेहनत ठीक से नहीं की होगी, और जो पढ़ाई हमको करनी थी या जो भी हमको टफ जॉब करना था वो नहीं किया हमने। तो एक तो वो अनसक्सेस रहा। तो उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें भी ऐसा लगा कि भाई फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहा है। तो फिर लेकिन बार एक फैमिली और उससे बड़ा बूस्टर डोज मिला हमको, जैसे कोरोना में बूस्टर डोज देते वही बूस्टर डोज हमको मिला कि नहीं, अब हमको कोई चिंता नहीं करनी, हमारे पास एक शक्ति है। तो वो शक्ति ने पूरा, उस शक्ति से हम जो आगे बढ़े, तो आज तक फिर हमको पीछे नहीं देखना पड़ा।
और उसके बाद हमारा व्यापार व्यवसाय आगे चलता रहा और ये सब कॉलेज हॉस्पिटल बनाते गए, होटल। आपकी मेहनत, आपका भाग्य, ये सब कुछ तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी आप वो ताकत कौन सी मानते हैं जो आपके साथ में आपको लगता है कि छिपी हुई है, जो चलती है साथ में? वो ईश्वर है, वो परिवार है, वो कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं ईश्वर तो है, परिवार की एक शक्ति है, माता पिता का आशीर्वाद रहता है जी। और एक कर्म होता है। कोई भी काम को इतने डीपली, इतने अच्छे से करो आप कि आपको टिप्स पे उसकी हर चीजें मालूम होना चाहिए। आप कहीं भी बैठे हों कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए, उसको क्या काम करना चाहिए, उसके कॉलेज में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, आगे क्या करना है। इतनी डीपली जब तक स्टडी नहीं रहेगी तो आपको सक्सेस में कई सारी प्रॉब्लम आएगी। और जब इतनी डेप्थ में आपकी स्टडी हो जाएगी, मैं नॉन मेडिको हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं 2 मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, इतने सारे इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कौन सी मशीन की बने, MRI 15 टेस्ला क्या होती है, सिटी सीमेंस की क्या होती है, फिलिप्स की क्या होती है, कैथलैब क्या होती है, और कौन सी किस टाइप की काम करती है, उनके इक्विपमेंट कौन से होते हैं, और हार्ड लग मशीन क्या होती है। क्वालिटी के साथ साथ उसकी कीमत भी पता है आपको कि A to Z आप समझते हैं कि क्या पता तभी है, आप कर पाते हैं। और कौन से डॉक्टर्स को रखना है, कैसे रखना है। और अब डे एंड नाइट हमारे यहाँ सर्जरी होती है, कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं, मतलब कोई ऑफ डे नहीं रहता। उसके बाद में ये सब ऑटो मोड सिस्टम में चलते रहते हैं। तो ये सब अगर डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सबसे पहली कंपनी की अगर हम बात करें जो सफलतापूर्वक रन हुई, उसके पहले खूब काम किया आपने कहा कि आप सफल भी हुए, लेकिन वो कौन सी पहली स्टेप थी जब आपको लगा कि हाँ ये आप सफलतापूर्वक आप ले जा पाए आगे? नहीं, हमने एजुकेशन किया जी, लेकर के बाद में हमने होटल्स का बिजनेस किया। तो हमारे 2-3 होटल हैं, अमलताज होटल है, महंग होटल है, महंग वाटर पार्क भी है, दिल्ली में भी होटल है। तो कई सारे होटल्स का बिजनेस किया, तो कई सारे बढ़ते गए। फिर उसमें बाद में मेरे मदर फादर काफी बीमार रहे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी मदर को, किडनी ट्रांसप्लांट भी की तो हम सक्सेस नहीं हुए उसमें। और फादर को ब्लड कैंसर हो गया था, तो वो भी काफी परेशान रहे। हम भी उनके साथ साथ जाके दिल्ली, बॉम्बे सब जगह देखा, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं, ये जो क्वालिटी उनको मिलना चाहिए थी, जी यार कहना नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा कि अब हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। अपने लिए तो सभी करते हैं, कुछ देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम करो जी। तो इसलिए फिर हम हेल्थ सेक्टर में आए। हेल्थ सेक्टर में आके फिर हॉस्पिटल्स की स्थापना की। जी। आज भी अगर हम आपके बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का नाम आता है, सबसे बड़ा एक, ठीक है, अमलताज का नाम भी आता है, फिर आप ब्लू वाटर पार्क का भी आता है, और भी कई कंपनीज आती हैं, लेकिन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो है वो ऐसा लगता है कि आपके दिल के पास में है, आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। नहीं, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को जमीन से लेके, पहली खुदाई से लेके, हम सुबह 6 बजे वहां पहुंच जाते थे। जब लेबर नहीं आती थी उसके पहले हम वहां होते थे, और शाम को आते थे उस समय जब लेबर जब चली जाती थी। तो हमने डे एंड नाइट जब खुदाई से लेके पूरा काम किया है। आज 1200 बेड का हॉस्पिटल है, 250 बेड का MBBS सीट का कॉलेज है, 150 बेड का MD-MS का कॉलेज है वहाँ पे, जो अभी ये वेस्टर्न एरिया में, मतलब मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में सबसे बड़ा कॉलेज है, उसकी स्थापना की। और 1200 बेड का हॉस्पिटल नॉट इजी जॉब चलाना है, मतलब आसान नहीं है। और अभी आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक बिल्डिंग भी आपकी बन रही है, वो भी आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक हमने हॉस्पिटल से स्टार्ट कर दिए हैं, उनके भी कॉलेज लाने का प्रक्रिया जारी है, वो भी इसी साल आ जाएंगे। एक ही जो है वो छत के नीचे एक ही प्रीमाइसेस में होगा। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हमारा स्कूल है जी। UG से KG से PG तक की व्यवस्था है, मतलब KG में भर्ती करें और PG तक करा के रखें। उसमें हमारी ऑन यूनिवर्सिटी भी है, मालवंचल यूनिवर्सिटी है, और 8-10 संस्थाएं चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है। अब ये आयुर्वेदिक और मतलब मेडिकल से संबंधित सभी हो जाएंगे। और भी एग्रीकल्चर कॉलेज भी उसी में ला रहे हैं, वो भी तैयार है। बार बार ये पूछने का मन करता है कि सुरेश भैया जो है वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं पत्थर को सोना हो जाती है। आप मेडिकल में आए तो आप लगातार सफलताएं अर्जित करते जा रहे हैं। आपने होटलिंग शुरू की, वहां पे आप सफल रहे। आपने जहां जहां आपने काम किया, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कैसे ये हो पाता है?
कैसे इस सफलता के शिखर पर आप पहुंच पाते हैं? देखिए, मनुष्य का कर्म तो एक कर्म प्रधान तो होना ही चाहिए। मनुष्य को जब तक किसी भी चीज में डेप्थ में नहीं घुसेगा, काम में अगर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा तो और काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करे तो उसकी सक्सेस 100% होनी है। प्लस अपने माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, ये साथ में है तो उसकी गाड़ी जेट विमान की तरह चलेगी। माँ के प्रति आपका संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। हाँ। माँ से आपका बहुत जुड़ाव रहा, उनके बारे में हम चाहते हैं कुछ बताएंगे। माँ तो माँ होती है, मतलब हमको तो लगा नहीं कि हमको आज तक जीवन में कभी किसी चीज का अभाव रहा हो, चाहे वो माँ के प्रति हो चाहे पिताजी के प्रति। माँ से अट्रैक्शन ज्यादा रहता है कि कोई भी चीज होती सीधे माँ के पास जाते थे और माँ से अगर हमने कहा कि हमको इतने पैसे की जरूरत है तो माँ हमको डबल या उससे ज्यादा ही देती थी। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों मांगा आपने। तो हमको कभी ऐसा अभाव में नहीं रहना पड़ा और हमको पैसे की कीमत भी मालूम थी और माँ को भी मालूम था कि अननेसेसरी ये कभी मांगते भी नहीं है। हाँ, इनको क्या देना चाहिए, तो वो इसी वजह से हो सकता है कि वो सोचती हो कि नहीं और ज्यादा ही दो। और कभी किसी चीज के अभाव नहीं रहा हमको और हमेशा आशीर्वाद मिला, तो उसकी वजह से एक हमें कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास जो रहा माँ और फादर की वजह से। हमारे फादर पुलिस ऑफिसर थे, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। राष्ट्रपति से उनको वीरता में पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पदक से मिला हुआ था। तो मदर फादर से एक गॉड गिफ्ट। पिताजी से एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग आपके अंदर आया और माँ ने जो है वो लालित्य आपके अंदर पैदा किया। हाँ, और माँ ने वो भी पैदा किया कि एक साथ अच्छी ज्वाइंट फैमिली में रहना, दूसरों की मदद करना। हमारे घर में कभी कोई मेहमान भी आता था और कभी उसको 4 बजे भी जाना था। पहले अभी ये होटल्स नहीं है कि रिश्तेदारों को होटल्स में ठहराते, तो घरों में ही ठहरते थे। अगर उसकी सुबह 4 बजे भी बस है तो सुबह उठ के वो उसके लिए चाय और नाश्ते की तैयारी करके रखती थी। सबके प्रति संवेदन थी और यही हम लोगों में सिखाया है, हम लोगों को भाई बहनों को सिखाया है। हम लोगों में भावना वही है, तो एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे को सम्मान करना और गरीबों की मदद करना। बहुत अच्छी बात है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जिस तरह से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने काम किया, पूरे स्टाफ ने काम किया, आपने काम किया, वो निश्चित रूप से गौरतलब है। और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कहानी बताएं, क्योंकि पहली जो लहर थी उसमें एक व्यक्ति की भी मौत अस्पताल में नहीं हुई, ये एक आंकड़ा कहता है। ऐसे कैसे हो पाया, कैसे कर पाया? देखिए, पहली लहर जो थी ना, एकदम से वो तो लहर बहुत खतरनाक थी। उस समय तो ये था कि अगर 1 किलोमीटर पे कोरोना वाला रहता तो मोहल्ले वाले दरवाजे बंद कर लेते थे। हम भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नीचे से लेकर पूरे, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं, नर्सिंग कॉलेज भी चलाते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं, फार्मेसी भी चलाते हैं, तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कलेक्टर साहब का एक फोन आया कि आज हम एकदम से 400 पेशेंट भेज रहे हैं कोरोना वाले। वो बहुत टफ जॉब था, शाम का समय था, तो हमने कहा नहीं सर भेजिए, हम आपके साथ हैं। और उस समय जो मोटिवेशन किया, अपने स्टाफ को मोटिवेट किया, अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट किया, अपने नर्सिंग स्टाफ को मोटिवेट किया कि आपको डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और लड़के निकलना है। क्योंकि उस वक्त बहुत टफ था उनको मोटिवेट कर पाना भी, उनको कन्विंस कर पाना कि आप उनकी सेवा कीजिए। और थोड़ा सा मेरा एक नेचर भी है कि मैं डरने वाले स्टाफ को तो मैं कहता हूँ, या तो तुम्हारा अपने मन से डर निकाल दो, काम करना सीखो, और नहीं हुआ तो कोरोना में अगर तुम्हारी भी मौत हो जाएगी तो तुम्हारी एक फोटो लगाएंगे और माला डाल के रखेंगे, तुम्हारी फैमिली की पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन डरना नहीं है, अपने को देश सेवा करना काम ही है अपना। ये जो अपन हॉस्पिटल में है तो यहाँ दिन रात सेवा करना, और ये तो एक ऐसा मौका मिला है जो भगवान ने दिया है आपको कि आपको सेवा करना है। जो जिनके जीवन निकल जाते हैं उनको सेवा का मौका नहीं मिलता है, तो ये हमको सेवा का मौका मिला और हम लोगों के स्टाफ ने 2-3 दिन में ही पूरा कवर अप करके धीरे धीरे, एवरेज हमारे यहाँ 600 पेशेंट तो रहते ही थे ऑलमोस्ट। फिर सरकार ने कहा कि इनका तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, छोटे छोटे हॉस्पिटलों को इकट्ठा करने की जगह एक बड़ा हॉस्पिटल तो 1000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमको। 1000 पेशेंट हम संभालते थे उस समय। लेकिन पूरा डॉक्टरों का हमने ध्यान रखा, उनको वाली एक्स्ट्रा इंसेंटिव देके, एक्स्ट्रा वेटेज देके, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देके, एक्स्ट्रा उनके लिए गाड़ी लाना ले जाना, फूड व्यवस्था, रहना खाना पीना। उस समय हमारे यहाँ स्टूडेंट भी थे, ये भी थे, तो उनसे भी हम काम लेते थे। उसमें से कई लोगों को हमारे यहाँ के कोरोना हुआ, उनको फिर आइसोलेशन करना पड़ता, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर
हॉस्टल्स ये वो बहुत जगह थी, तो हमने जगह जगह फैला के रखे। जी साथ साथ हमको एडमिनिस्ट्रेशन से हर समय फायदा मिलता था। जी हमने कभी भी कलेक्टर साहब से कोई काम कहा हुआ तो उन्होंने इमीडिएटली किया। जी उन्होंने एक एसडीएम की ड्यूटी लगा दी थी कि वजरिया जी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जी जो स्टाफ नहीं आया कई बार तो हमको उनको नोटिस भिजवाने पड़े कलेक्टर से जी कि नहीं ड्यूटी पे आओ, बताओ। दिस इज इमरजेंसी जी सर्विसेज। तो ये प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग मिला निश्चित। और उसके बिना हम भी तकलीफ में आते, जी लेकिन हमारे पूरे स्टाफ ने, पूरे डॉक्टर्स ने, सबने बहुत अच्छा काम किया। जी और कुछ कैजुअलिटी भी हुई 2-3-4 लोगों की। एक हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर जोशी, अच्छा स्टाफ की मेडिकल जी, सुपरिटेंडेंट, जी, मेडिकल से के सुपरिटेंडेंट थी, जी। पूरा हॉस्पिटल वही संभालते थे। जी उनमें इतना जज्बा आ गया था कि वो घर ही नहीं जाते थे। वो कहते जी। कि नहीं मैं यहीं गेस्ट हाउस में रहूंगा, दिन रात काम में लगे रहते जी थे। अब मीनवाइल उनको भी कोरोना हो गया जी और वो कोरोना फिर समझ नहीं सके, तो उनको भी कोरोना से Death वो हुई। डेथ हो गई उनकी। बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पूरे बहुत स्टाफ में एक हाँ, मैसेज जाना उस तरह का। उसी समय सेकेंड वेव जी के समय उनका साथ ऐसा हुआ, लेकिन जी। ये बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। जी जी जी। फिर उसके और बाद में स्टाफ को कैसे आपने संभाला, कैसे काम हुआ? स्टाफ, मोस्टली स्टाफ हमारे एक कैंपस में रहता है, अच्छा तो उसको मोटिवेट करना, उनकी फैमिली को मोटिवेट करना, तो हम खुद मोटिवेट करते थे कि भाई ठीक है, ये तो तुमको एक मौका मिला है, इससे अच्छा मौका कभी जीवन में नहीं मिलेगा। जी जी सेवा करना है, बिल्कुल। और तुम्हारा नर्सिंग का काम यही है, डॉक्टर्स का काम यही है, पैरामेडिकल स्टाफ का काम यही है, सेवा करो। जी तो बाद में तो धीरे धीरे पीपी किट नहीं भी पहनते थे तो अपना मास्क लगा के चले जाते थे, बोले नहीं जो होगा देखी जाएगी। और कई बार तो उनको एक बार होके भी निकल गया कोरोना, तो भी उन्होंने चिंता नहीं की, ठीक है 2-3 दिन क्वारंटाइन रहे, ये रहे वो रहे, फिर काम पे लग गए। बहुत बड़ा सेकंड लहर जो थी, जो सेकंड लहर थी, उसमें तो अचानक जो जितनी मोर्टेलिटी हुई वो तो भयाकान थी। उस वक्त कैसे मैनेज किया? ऑक्सीजन की कमी थी, बेड कम पड़ रहे थे, लोगों को बेड मिल नहीं रहे थे, आपके यहाँ भी स्थिति आई होगी, वो क्या कहानी? सेकंड लहर में तो क्या हुआ कि इतने सारे बेड भरे हुए थे। मैंने जी। बताया आपको, सेकंड लहर के समय हमारे पास 1000 बेड का तो एग्रीमेंट था शासन का, जी 1000 बेड तो हमको उनके लिए ही भर के रखने हैं, अदरवाइज प्राइवेट बेड वगैरह वो अलग थे। जी तो उस समय तक हमारा स्टाफ भी काफी ट्रेंड हो गया था कि फर्स्ट वेव निकल गई थी, उसको संभालना। लेकिन वो सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन की कमी थी, जी। हमारे पास में ऑटोमेटिकली 2 प्लांट पहले से ही थे। अच्छा हाँ, ऑटोमेटिक प्लांट थे जो ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट। अच्छा हाँ, और सिलेंडर से अलग आते थे। अच्छा अच्छा, उसमें प्रशासन की मदद इतनी अच्छी हुई कि कभी भी हमको ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई नहीं होने दी। हाँ, भले ही हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची तो भी एन टाइम तक गाड़ी आ गई, अच्छा, ये बड़ी बात है, लिक्विड क्योंकि का टैंकर आ गया जी, कि जी, सब ये जी है। कहीं ना कहीं सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलता रहा, पूरा गवर्नमेंट को मिलता रहा। हमारा भी कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहा कि अगर 1 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या? कई बार पुलिस पकड़ के ले जाती थी। इंदौर की गाड़ी मालूम पड़ा कि भोपाल ले गई, जी एक टीआई साहब बैठ के चले गए भोपाल तक, उसी गाड़ी को ले गए टैंकर। तो ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा चलती रही। ऐसे ही देवास में अमलताज कॉलेज भी चलते, हमको तो 2-2 इंस्टीट्यूट चलाने पड़ रहे थे। वहाँ 4 जिलों का कॉन्ट्रैक्ट था देवास मेडिकल कॉलेज में, वहाँ 750 बेड का कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसमें उज्जैन जिले के पेशेंट, देवास जिले के पेशेंट, आगर मालवा के पेशेंट और सजर, सबने अपने अपने एसडीएम बैठा दिए थे कि नहीं साहब इतने इतने बेड हमारे सेक्रेटेरिएट है, हम ही भर्ती करेंगे। जी 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 इतनी मारा मारा थी। निश्चित रूप से। हाँ, कई बार कलेक्टर्स वगैरह और एसपी वगैरह सब देखने भी आते थे, लाइन लगी रहती थी एम्बुलेंस की। तो वो बहुत उस समय को निकालना अपने आप में बहुत टफ था। लेकिन आज ऐसा लगता था कि हमने जीवन में कुछ काम किया तो ठीक किया। मतलब तो भदौरिया जी जो है वो कहीं बहुत बहुत ज्यादा दिखाई भी नहीं देते, लेकिन साइलेंटली काम करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उन्हें दिल्ली में भी अवार्ड मिलता है, नितिन गडकरी साहब भी अवार्ड देते हैं। ये नितिन गडकरी साहब ने जो अवार्ड दिया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो क्या अवार्ड था, क्या संदर्भ था? नितिन गडकरी साहब ने एक हमको, ये उनकी एक टीम है, उन्होंने कुछ पता किया हुआ हमारे बारे में, उनका इनविटेशन आया, बोले नहीं हम आपने इतना अच्छा काम किया कोरोना काल में, हम आपको सम्मानित करना चाहते। तो हमने कहा सम्मानित करने के लिए देश में बहुत लोग, बोले नहीं यू आर द वन ऑफ द पर्सन, तो आपको सम्मानित किया। तो हमको दिल्ली बुलाया उन्होंने, दिल्ली में वहां जाके सम्मानित किया। और उसके बाद अभी गवर्नर साहब ने भी सम्मानित किया था। और इसके बाद में सेकेंड वेव के बाद समय हमारे डीएम साहब ने सबको ऑर्डर दिए थे और प्लांट लगाइए, तो हमने एक और फुल ऑक्सीजन प्लांट लगाया और 3.5 करोड़ का वो प्लांट लगाया, जिसमें 1200 बेड को, सबको अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े 1200 पेशेंट को, तो वो हम फिल कर सकते हैं।
यानी इस वक्त 3 प्लांट हो गए आपके पास? 3 प्लांट हो गए, और ये 1200, ये तो प्लांट एक अपने आप में ही सक्षम है सबको 1200 लोगों के लिए। आप इसका कुछ कर रहे हैं, सीएम साहब ने उसका इनोवेशन सीएम साहब ने किया था। निश्चित रूप से जब आप शून्य से शिखर की यात्रा जब करते हैं तो दोस्त तो होते ही हैं, दुश्मन भी बनते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि आपको लगता है कि कहीं शायद कुछ डिप्रेशन जिसको कहते हैं हम पैदा होती है, अवसाद पैदा होता है। क्या जीवन में कभी ऐसा अवसाद का भाव आपके मन में आया? सक्सेस होने की बात कर रहा हूँ, सफल होने की बात। देखिए क्या है कि दुश्मन तो जैसे जैसे आप कोई भी सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक एक समाज, एक वर्ग अपने आप ही आपसे दुश्मन होता रहता है कि भाई ये क्यों बढ़ रहे हैं। उनको ये तकलीफ नहीं है कि आप क्यों बढ़ रहे हैं, उनको ये तकलीफ हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो इसलिए उसको तकलीफ वो क्यों बढ़ रहा है। तो वो बातें, वो तकलीफ होती रहती है, उन पर ध्यान देंगे तो आप अपना काम ही नहीं कर सकते। और एक पॉजिटिव वे में लेके चल सकता हूँ, भगवान ने अगर आपको इस काबिल बनाया है तो जो आया आपके पास और आप जो उसके लिए कर सकते हैं तो कर दीजिए। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान हो जाए योजना है, दोनों हॉस्पिटल में NABH है, NABL है, और वैक्सीनेशन करते हैं, टेस्टिंग हम करते हैं, कोविड-19 टेस्ट करते हैं, अमलताज कॉलेज में भी करते हैं, इंडेक्स में भी करते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होता, हम उनका फ्री इलाज करते हैं। मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से कोई पेशेंट वापस गया हो, कि ऐसा नहीं कि हमने उसको फिर रेफर कर दिया हो। तो ये इसकी भी दुआएं मिलती हैं कहीं ना कहीं। तो और जो तकलीफ वाले लोग हैं, जो एक ग्रोथ करने वाले लोग, वो अपने आप थक के बंद हो जाते हैं। एक मयंक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना भी आपने की है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और अभी इस वक्त क्या स्थिति है? मयंक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना इसीलिए की है कि अगर आपको कोई संस्थान चलाना है, हॉस्पिटल चलाना है, तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जो अन्य व्यय होते हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ आपको कॉलेज चलाना पड़ते हैं, उनको भरपाई करने के लिए। उसके साथ साथ जो आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज चलाना है तो फिर साथ में उसकी डेंटल कॉलेज भी चलाना है, नर्सिंग कॉलेज भी चलाना है, क्योंकि नर्सों की बहुत शॉर्टेज है, पैरामेडिकल कॉलेज भी चलाना है, उनकी शॉर्टेज है। तो उसकी भरपाई करने के लिए वो आते रहे। फार्मेसी कॉलेज चलाना है कि मेडिसिन से संबंधित कोई समस्या नहीं, तो हमने वो सब चीजें एक ही कैंपस में देते गए। यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत तकलीफें आती थी, तो हमने अपनी ऑन यूनिवर्सिटी बना दी कि टाइम से एग्जाम हो, टाइम से रिजल्ट निकले और अच्छा रिजल्ट निकले, तो वो क्वालिटी मेंटेन हो। आज कोई कंप्लेंट नहीं है, ना UGC की कंप्लेंट है, ना गवर्नर साहब की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। और हमने उसी कैंपस में एक स्कूल डाला, स्कूल बहुत अच्छी कैटेगरी का डाला, माउंट टेट्रा जी स्कूल। वो इसलिए स्कूल डाला कि हमारे कैंपस में जो डॉक्टर्स रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और जो छोटे बच्चे रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हमने कैंपस में ही स्कूल दिया कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन रहेगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत, तो उससे उनको वहाँ रखना भी बहुत जरूरी, डॉक्टर्स को कैंपस में रखना भी बहुत जरूरी है। अब आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग विधाओं में भी काम कर रहे हैं, क्या योजना है अगले 5 साल 10 साल को लेकर? क्या अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो क्योंकि लोगों के लिए तो आप सफल हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाँ यहाँ अभी कुछ और प्राप्त करना है? नहीं, अब बेसिकली एक टाइम के बाद में आदमी को क्या 2 रोटी चाहिए रहती है, वो भगवान ने दे दी है। हम तो देश सेवा ही करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में और बड़े बड़े 2-1 प्रोजेक्ट है मेरे, उसमें अभी हम उसमें कर रहे हैं और बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे। अगर वो सक्सेस होते तो उसमें हम आपको बताएंगे। हर सफल व्यक्ति जब हम बात करते हैं तो एक बात निकल कर आती है कि या तो वो कर्मवादी होता है, या वो ईश्वरवादी होता है, भाग्यवादी होता है, अध्यात्मवादी होता है। क्या आध्यात्मिक में भी विश्वास है आपका? अध्यात्म में विश्वास है कि वो शक्ति भी आपके साथ में है जो कहीं आपको सपोर्ट कर? नहीं, एक ऑटोमेटिक शक्ति तो है हमारे पास जी, जो भगवान से मिलती है, हमारे पूर्वजों से मिलती है हमको। वो हमको ग्रो करती है, कभी हमको हताश नहीं होने देती, कभी हमको डिप्रेशन में नहीं आने देती। चाहे वो कितना लॉस हो जाए, कितना नुकसान हो जाए, कई बार सफलता नहीं मिलती तो हमको कभी ऐसा नहीं मिलता, नहीं मिली तो तुरंत हम तैयार हैं आगे की कि अब क्या करें, और हम उसी में लगे ही रहते हैं। तो वो अध्यात्म शक्ति है जो कभी हमको पीछे नहीं हटने देती, तो हम लगे रहते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं शक्ति तो है, और अपना कर्म तो है ही, बिना कर्म के तो शक्ति भी साथ नहीं देती कहती। अब समय बदल रहा है, और एक वक्त था जब पेरेंट्स अपने बच्चों से कहा करते थे कि जॉब करें, सरकारी जॉब करें, लेकिन अब इस स्टार्टअप का जमाना है, नई हवा जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। आप नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहीं स्टार्टअप से घबराते हैं या चैलेंज लेने में डरते हैं? क्या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए नए बच्चों को, क्योंकि आपने वहीं से शुरुआत की थी और आप सक्सेसफुल?
क्या है, अभी मोदी जी ने कहा है स्टार्टअप को बहुत ध्यान दीजिए। अभी मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने भी स्टार्टअप की बात की है कि सबको लोगों को स्टार्टअप के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अभी इंदौर के डीएम साहब मनीष सिंह जी ने एक मीटिंग भी ली थी कि सारे बिजनेसमैनों को बुलाया था मोस्टली, और उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप के लोगों को सपोर्ट करना है, और बहुत अच्छी रही मीटिंग वो। बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में किसी पे कोई भरोसा ही नहीं करता, चाहे वो अपने ही बच्चे हों चाहे दूसरों के हों, कहते पता नहीं अरे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसमें पैसे ही नहीं लगाते, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, शेयर्स में लगा देते हैं, जिसको आप जानते नहीं है उसके उसमें म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, उसके शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं। अरे आपके लोकल में इतने सारे स्टार्टअप हैं, उसमें लगाओ, 10 को लगाओगे 2 भी आपके सक्सेस हो गए तो उन सबकी भरपाई कर देंगे। और लोकल वाले हैं तो कम से कम आप देख के सोच के और एक बार मिल के भी आप बात कर सकते हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि देखिए बैंक तो लोन देती है, वो तब जॉब है, जो सक्सेस नहीं होता उसको बैंक भी लोन नहीं देती। कहते बड़े ही हैं कि ठीक है बैंक को लोन दे देगी, लेकिन वो उसको बहुत इतना परेशान कर लेती हैं तो स्टार्टअप का काम ही नहीं कर पाता। वो काम करेगा कि लोन के लिए चक्कर। तो स्टार्टअप के लिए तो लोगों को बेसिकली धारणा ये है, जिनके पास भी है जो सक्सेसफुल है, मान के चलें कि हमको 10 स्टार्टअप पे तो सपोर्ट करना ही है, और अपने लोगों के साथ सपोर्ट करें, अपने मिलने वालों को साथ सपोर्ट करें। हो सकता है उसमें 2-4 फेल भी होंगे तो भी मान के चलें कि ठीक है कहीं घाटा हो गया होगा, लेकिन उससे कम से कम एक देश के लोगों को, अपने यहाँ के लोकल लोगों को, अपने मिलने वाले दोस्त रिश्तेदार, नहीं रिश्तेदार है तो अपने शहर का आदमी है तो उसको सपोर्ट करना ही चाहिए। अंतिम प्रश्न है कि सफलता आपके अनुसार क्या है? मतलब पैसा सफलता है, नाम सफलता है, स्वस्थ होना सफलता है, सफलता है क्या? देखिए, एक पहली सफलता की पहली लिमिट रहती है कि पैसा आदमी को चाहिए रहता है कि भी बेसिकली उसके पास घर मकान हो जाए। फिर सेकंड, हेल्थ तो है ही, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पैसा भी नहीं कमा पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। उसके थर्ड, उसको तो यही लगता है कि भाई मेरा नाम भी हो, समाज में भी नाम हो और समाज सेवा भी करते हूँ, खाली पैसा ही नहीं कमाता रहूं, उसके साथ साथ किसी भी सेक्टर में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उसमें हो, दूसरों की मदद करें और नाम भी हो, देश में हो, प्रदेश में हो, अपने लोगों में हो, जिस संस्था के थ्रू हो संस्था का भी नाम हो और अपना भी नाम हो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि आप जिस सफलता की आपने बात की है वो सब चीजें आपके पास में उपलब्ध है। कहीं कोई आशीर्वाद आपके साथ में है कि आप स्वस्थ भी हैं, आपके पास पैसा भी है, आप सेवा भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं समाज में आपका एक बड़ा नाम भी है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप इसी तरह से बढ़ते रहें और आपकी ऊर्जा इसी तरह से लगातार बढ़ती रहे और देश की सेवा में आप लगाते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो सुरेश भदौरिया जी हमारे साथ में थे। नायकत्व क्या होता है आपसे बातचीत करते हुए हम सब ने महसूस भी किया और आपने महसूस भी किया होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं सफलता की सीढ़ी पर तो बहुत सारी नाकामियां भी आती हैं, लेकिन उन नाकामियों को बढ़ते हुए, उनको पार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो आप कहीं न कहीं ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सुरेश भदौरिया जैसे व्यक्ति का नाम होता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।